हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी पर। तो आज जो हम यूनिट कवर कर रहे हैं ये है हमारा प्रीवियस जो हमने पार्ट देखा था, अवधारणाएं एवं मुद्दे, जो कि हमारे यूनिट नंबर 3 था पोल साइंस माइनर का। उसी का हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं। तो हमारा जो पेपर का नेम है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का परिचय। तो इसी के साथ हमारा जो पार्ट सेकंड है वो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। हमारा जो पार्ट सेकंड है उसमें हमें देखना है मानवाधिकार और वैश्विक शासन, जिसमें जलवायु परिवर्तन और समझौता वार्ता हमें देखनी है। इससे पहले की जो दो टॉपिक हैं, ये राज्य और संप्रभुत्व और युद्ध और शांति, ये हम पार्ट नंबर फर्स्ट में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो हम जो ये वीडियो देख रहे हैं ये मानवाधिकार और वैश्विक शासन यानी कि जलवायु परिवर्तन के लिए देखेंगे। इसी के साथ हमारा जो ये थर्ड यूनिट है वो भी कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मानवाधिकार। मानवाधिकार सभी लोगों के लिए समान होते हैं, किसी राज्य द्वारा प्रदान नहीं किए जाते। मानवाधिकार में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्त, राय और अभिव्यक्ति की आज़ादी, काम और शिक्षा का अधिकार शामिल होता है। मानवाधिकार की रक्षा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून के जरिए की जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमने बेसिक चीज़ें देख ली मानवाधिकार की। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मानवाधिकार एक्चुअल में होते क्या है। तो जो मानवाधिकार होते हैं ना, वो कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो कि लोगों को या नागरिकों को कोई भी सरकार प्रोवाइड नहीं कराती है। ठीक है, वो जन्म से ही उनके पास अधिकार होते हैं। किनके पास? नागरिकों के पास। अगर कोई नागरिक है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसका जन्म से ही जो अधिकार होगा उसको मानवाधिकार कहेंगे। यानी कि मानवाधिकार किसी भी व्यवस्था, किसी भी संस्था, किसी भी राज्य द्वारा प्रोवाइड नहीं कराए जाते हैं। और जो मानवाधिकार होते हैं वो सभी के लिए सेम होते हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी लिंग से हो, कोई भी उसका रंग हो, किसी भी नेशन से हो। ठीक है, कोई भी चीज़ इसके ऊपर डिपेंडेंस नहीं है। जो सारी ये जो मानवाधिकार हैं वो सभी के लिए सेम होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन से अधिकार आते हैं? स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, गुलामी से मुक्त होने का अधिकार, यातना से मुक्ति का अधिकार, राय और अभिव्यक्ति यानी कि अपनी जो भावनाएं उसको प्रकट करने का अधिकार, काम करने का अधिकार और शिक्षा लेने का अधिकार जो है ये सभी मानवाधिकार के अंतर्गत आ जाते हैं। और जो मानवाधिकार है ना, उसकी रक्षा केवल हमारी राष्ट्र सरकार ही नहीं करती, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो है ना, वो भी मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और मानवाधिकार यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मानवाधिकार क्या भूमिका निभाता है वो हम देख लेते हैं। यदि किसी ने किसी भी देश के मानवाधिकार को तोड़ा है तो ये किसी भी देश का आंतरिक मामला नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को भी आकर्षित करता है। अब हमने यहाँ पे ये देखा कि अगर कोई देश है जो कि मानवाधिकार का हनन करता है, तो मानवाधिकार का अगर किसी देश में हनन हो रहा है ना, तो ये सिर्फ उस देश का आंतरिक मामला नहीं है कि वहाँ की सरकार ये नहीं बोल सकती कि मेरा देश है, मेरे देश के नागरिक हैं, मैं उनके साथ जो मर्जी करूँ। ऐसा वो नहीं बोल सकती, क्योंकि मानवाधिकार के लिए कोई भी राज्य संप्रभु नहीं है। ठीक है, हालांकि इसमें क्या होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां होती हैं ना वो भी हस्तक्षेप करती हैं अगर किसी देश के मानवाधिकार का हनन होता है तो। और उसके अलावा क्या होता है इसमें कि अगर जैसे कोई सपोज देश है जिसने अपने मानव जो उसके नागरिक हैं उसके मानवाधिकार का हनन कर दिया, तो जब ये चीज़ें बाहर जाती हैं यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जब ये चीज़ें देखी जाती हैं ना, तो बाकी के जो देश है ना वो उस देश के साथ संबंध बनाने में हिचकिचाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि जब ये देश अपने ही नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर रहा है, अपने ही नागरिकों का दमन कर रहा है, तो ये हमारे साथ कैसे ही अच्छे व्यवहार करेगा। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक हर स्तर पर मानवाधिकार के हनन का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति या कोई भी ऐसा देश किसी ऐसे देश के साथ संबंध बनाने की कोशिश या संबंध बनाना नहीं चाहेगा जो अपने ही देश का दमन कर रहा हो। अगर हम इसका एग्जाम्पल अपना एक छोटे लेवल से लें, हमारा घर है, हमारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब आपका ही कोई ऐसा फ्रेंड है जो अपने फ्रेंड्स को परेशान करता है, तो आप उससे क्या करेंगे? दूरियां बना लेंगे ना, क्योंकि आपको ये लगेगा अगर मैं इससे फ्रेंडशिप कर लूँगा तो ये हो सकता है मेरा भी दमन करे, हो सकता है मुझे भी परेशान करे। तो आप समझ सकते हैं ना, इंटरनेशनल लेवल पे जब ये चीज़ें जाती हैं तो बहुत ज़्यादा एक ये इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। नेक्स्ट है
सरकारों को मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और सुरक्षित करने के लिए कुछ खास तरीकों से काम करने या कुछ खास कामों से बचने के लिए बाध्य किया जाता है। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऐसी पावर्स हैं जो कि किसी भी देश की सरकार को ये गाइडेंस देती है कि मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा किस तरीके से देना चाहिए, और उसके अलावा उसमें कुछ काम शॉर्ट लिस्टेड करती है जो कि एक राज्य यानी कि एक सरकार को करना चाहिए, और कुछ ऐसे भी काम शॉर्ट लिस्टेड करती है जिसको करने से बचना चाहिए। तो इससे क्या होगा, किसी भी देश के मानवाधिकार का हनन नहीं होगा। सभी इंसानों के लिए बुनियादी अधिकार और मौलिक आज़ादी को बराबर माना जाता है और इस बात की मान्यता को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि हर एक व्यक्ति के लिए उसके बुनियादी जो अधिकार होते हैं, जीवन का अधिकार तो एक मौलिक अधिकार मतलब बुनियादी अधिकार हो गया ना। हर एक इंसान अगर धरती पर आया है तो उसको जीने का अधिकार है। ठीक है, कोई उसकी हत्या तो नहीं कर सकता। अब जब वो आया है तो उसके अलावा जो शिक्षा है, काम करने का अधिकार, काम नहीं करेगा तो फिर वो खाएगा क्या, तो काम करने का अधिकार भी एक बुनियादी अधिकार हो गया। तो ये जो बुनियादी अधिकार और एक मौलिक आज़ादी है ना, ये हर एक इंसान के लिए बराबर होनी चाहिए। इसमें कोई लिंग भेदभाव, धर्म भेदभाव, रंग भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये जो हमने ऊपर तीनों चीज़ें पढ़ी हैं, ये इस बात की मान्यता को दर्शाती है किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे भी मानवाधिकार को बढ़ावा दिया जाता है और इसकी रक्षा की जाती है। अब हम देखेंगे कि मानवाधिकार कब लागू हुआ था और इसे किसने लागू किया था। तो ये जो लागू हुआ था ना 1948 में, संयुक्त राष्ट्र ने जो महासभा करी थी ना, उसमें इसको लागू किया गया था। अब हम देखते हैं मानव अधिकारों का महत्व, यानी कि एक देश ने अपने नागरिकों को मानव अधिकार क्यों दिए हैं, और उसके अलावा अगर मानव अधिकार सपोज दे भी दिए तो इसमें इतना क्या खास है जो इंटरनेशनल लेवल की जो पावर्स हैं वो भी इसमें हस्तक्षेप कर रही हैं। तो हम ये देख लेते हैं। सभी व्यक्तियों की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए निहित है। यानी कि हर एक व्यक्ति की जो गरिमा है, उसकी जो स्वतंत्रता है, जो उसकी समानता है, ये तीन चीजें क्या होती हैं, एक मानव के विकास के लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है, इन तीन चीज़ों से एक व्यक्ति अपना विकास कर पाता है। तो इसी वजह से इन तीन चीज़ों की सुरक्षा के लिए मानवाधिकार को बनाया गया है। मानवाधिकारों की वजह से सभी लोगों को शारीरिक और बौद्धिक रूप से विकसित होने के लिए मौका मिलता है, जैसे कि अभी हमने ऊपर समझा। लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करता है। देखिए, जीवन का अधिकार बुनियादी ज़रूरत है, शिक्षा बुनियादी ज़रूरत है, पैसे कमाना यानी कि काम करना बुनियादी ज़रूरत है। तो ये जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं, सारी बुनियादी चीज़ें आ जाती हैं। तो मानवाधिकार के अंदर कौन से अधिकार होते हैं जो कि हमारे जीवन, हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति होती है इन अधिकारों से। भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी। अब आप ये देखिए, अगर कोई भी, हम सपोज स्कूल में हैं, ठीक है, स्कूल में हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं। अब हमें इस चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए ना कि अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है, हमारा किसी भी तरीके से शोषण होता है, या कोई क्लास का बच्चा हमें परेशान करे, तो हम अपने टीचर्स को बता पाते हैं ना, क्योंकि हमें इस चीज़ का अधिकार होता है कि हमारे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम आगे उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज़ें आती हैं ना, तो भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार होता है हमारे पास कि हम अपनी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभिव्यक्ति का मतलब होता है किसी भी चीज़, अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको रिप्रेजेंट करना, और भाषण तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो हमें इन दोनों चीज़ों का अधिकार है जो कि हमारे संवैधानिक तौर पे हमें दिया गया है। सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करता है। अब देखिए, हमने वोट दे दिया एक सरकार को, सरकार अपनी सत्ता में आ गई, उसके बाद हमारा काम खत्म नहीं हो जाता। हमारे पास पूरा राइट है कि हम सरकार से क्वेश्चन रेज कर सकें कि आपने ये काम किया तो क्यों किया, और ये काम हुआ तो कब हुआ। ठीक है, हमारे पास हर राइट है कि हम हर एक तरीके का क्वेश्चन कर सकते हैं, बस हमें वो क्वेश्चन नहीं करने चाहिए जो कि उनका इंटरनल मामला है। लाइक अगर कोई नीतियां बन रही हैं जो कि उनको रहस्यमय रखने की ज़रूरत है, तो हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन ना करें और वो चीज़ें हमारे तक ना पहुँचें। तो ये तो एक आपसे अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ आ जाती है कि हमें ऐसा नहीं भी करना चाहिए, और अगर हमें कुछ पता भी है तो हमें वो सबको नहीं बताना चाहिए। उसके अलावा इसमें ये लिखा हुआ है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता के प्रति जवाबदेही रहे, यानी कि अगर जनता कोई क्वेश्चन करती है तो सरकार उसका जवाब देगी। ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। उसके अलावा शांति और सुरक्षा स्थापित करना, यानी कि एक देश में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए, लाइक इसमें किस चीज़ का
बोला गया है, हमने इससे प्रीवियस वाली वीडियो में पढ़ा था ना, जहाँ पे हमने शांति के बारे में पढ़ा था कि शांति का मतलब एक देश में सिर्फ यही नहीं होता है कि उस देश में लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे, युद्ध नहीं हो रहे, तो वहाँ शांति है। शांति सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट नहीं है, शांति एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर ये भी आता है कि उस देश के नागरिकों के मन में युद्ध का भय नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि उन लोगों के मन में खुद शांति और सुरक्षा होनी चाहिए, तो ऐसे देश को बोलेंगे कि हाँ ये लोग शांति प्रिय हैं। तो ये चीजें सारी की सारी आ जाती हैं जिससे हमें पता चलता है कि मानव अधिकार हमारे लिए क्यों जरूरी है। अभी हमने मानवाधिकार को भी देख लिया, अब हम देखेंगे हमारा जो लास्ट इसमें सब टॉपिक था वैश्विक शांति, जिसके अंदर हमें देखना है जलवायु परिवर्तन और देखना है कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन की प्रॉब्लम को टैकल किया जा रहा है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे समझौते के द्वारा और बातचीत के द्वारा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जलवायु परिवर्तन होता क्या है। तो विश्व भर में जलवायु परिवर्तन का जो विषय है वो सर्वविध है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन वैश्विक समाज के समक्ष मौजूद सबसे बड़ी चुनौती है। यानी कि जो जलवायु परिवर्तन है ये एक बहुत बड़ा विवादित विषय बन चुका है, एक बहुत बड़ा चिंताजनक विषय बन चुका है और इस चीज से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि आज के टाइम पर भी जो जलवायु परिवर्तन का जो मुद्दा है ना, वो पूरे के पूरे समाज के लिए, पूरे के पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती है एवं सबसे निपटना वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। क्योंकि अगर हम जलवायु परिवर्तन की प्रॉब्लम को सही तरीके से नहीं सॉर्ट करेंगे तो ये हमारे मानव जाति के लिए खतरा बन सकता है। और आप जानते हैं जलवायु परिवर्तन के वजह से बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं, बहुत सारे ऐसे पौधों की प्रजातियां हैं जो कि विलुप्त होती चली जा रही हैं। जलवायु परिवर्तन का मतलब पृथ्वी के तापमान और मौसम में लंबे समय तक होने वाले बदलाव। ये बदलाव प्राकृतिक हो सकते हैं या मानवीय गतिविधियों के वजह से हो सकते हैं। यानी कि जलवायु परिवर्तन की डेफिनेशन क्या है, ये ऐसे परिवर्तन होते हैं जो कि पृथ्वी के तापमान में या तो बढ़ जाता है या बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। आप कई बार देखते हैं ना कि ऐसा मौसम आ जाता है जब दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी लेकिन रात में उससे ज़्यादा ठंड हो जाती है, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। उसके अलावा मौसम में बहुत जब मतलब जो बदलाव लाख मतलब सालों से नहीं आए ना, वो अचानक से वो चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे रीजन होते हैं जलवायु परिवर्तन की वजह से जो कि हमारे लिए हानिकारक है। और ये जो बदलाव आते हैं ना, ये प्राकृतिक रूप से भी हो सकते हैं कि मतलब नेचुरल है, अचानक से हो गया, और मतलब खैर अचानक तो नहीं होता, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, बट हम उस चीज़ को फील करने में देर कर देते हैं। और उसके अलावा कुछ मानवीय गतिविधियां ऐसी होती हैं, आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो कि मानव कर रहा है जिसके वजह से हमारा जो जलवायु परिवर्तन है वो पूरी तरीके से दूषित होता चला जा रहा है। तो ये दो रीजन है जिसके वजह से जो जलवायु परिवर्तन है वो हो रहा है आज के टाइम पे। तो अब हम देख लेते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन हुआ है उससे वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़े हैं। तो देखिए, प्रजातियों की हानि, यानी कि बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो कि जलवायु परिवर्तन के वजह से विलुप्त हो गई हैं, जिसका आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि डायनासोर विलुप्त हो गए थे। उसके अलावा जब 5G लॉन्च हुआ था उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी चिड़ियां थी जिनकी मौत हो गई थी। नेक्स्ट है मौसम में बदलाव। तो जो क्लाइमेट होते थे ना, अब वो वैसे नहीं रहे। आप सुनते होंगे अपने दादा दादी से, नाना नानी से, कि पहले जो ठंड पड़ती थी ना वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती थी और जो पहले गर्मियाँ पड़ती थी ना वो भी बहुत ज़्यादा भयंकर होती थी, ठीक है। और एक ना टाइम पीरियड फिक्स होता था, मौसम होते थे, स्प्रिंग का मौसम अलग आता था। लेकिन आज के टाइम पे आप देखोगे ना तो अभी नवंबर चल रहा है और नवंबर का ऑलमोस्ट मिड आ चुका है, आज 15 नवंबर है, तो अब सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं। जबकि पहले के टाइम पे क्या होता था कि अक्टूबर से ही ठंड स्टार्ट हो जाती थी। तो ये क्या हो रहा है, एक तरीके का जलवायु परिवर्तन तो हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, मौसम में बदलाव आ रहा है। नेक्स्ट है समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ता है। अब समुद्र का जल स्तर क्यों बढ़ता है, क्योंकि देखिए कई जगह पे बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, ठीक है, जो कि नहीं होनी चाहिए, लेवल से ऊपर हो जाती है, तो उसकी वजह से भी जल स्तर बढ़ जाता है। या फिर इतनी गर्मी पड़ने लगे, इतना ज्यादा जो धरती है वो गर्म होने लगी ना कि ग्लेशियर्स जो होते हैं ना वो पिघलना शुरू हो गए हैं। तो ग्लेशियर पिघलने की वजह से जो समुद्र का पानी है उसका जो स्तर है वो बहुत ज्यादा
ऊंचा हो जाता है और कई बार इस वजह से आपको बाढ़ भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है समुद्र का तापमान बढ़ना। जिस तरीके से जितनी धरती गर्म होती है ना, उसी तरीके से जो समुद्र होता है ना वो भी उसका तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, समुद्र के जो नीचे की जो धरती होती है ना उसका तापमान बढ़ता है, जिस वजह से कई बार ऐसी भयानक घटनाएं हमें देखने के लिए मिलती हैं। नेक्स्ट है समुद्र का अम्लीकरण। अब देखिए, अम्लीय वर्षा आप लोग जानते हैं ना, एसिड रेन होती है, वो रेन का पानी कहाँ जाता है, समुद्र में जाके मिलता है। और उसके अलावा भी कई सारी ऐसे रीजंस होते हैं जिस वजह से समुद्र में एसिड की मिलावट आपको देखने को मिलती है, जो कि हमारे, जिससे क्या होता है, जो ऐसे जीव होते हैं जो कि पानी में रहते हैं ना, उनकी जो प्रजातियां होती हैं वो भी विलुप्त हो जाती हैं। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो समुद्र किनारा होता है ना, वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ मरी हुई पड़ी होती हैं। तो क्यों होती हैं? क्योंकि जो समुद्र के अंदर का जो तापमान होता है, समुद्र के अंदर के मतलब उसमें एसिड ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिस वजह से वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाती। तो ये भी एक बहुत बड़ी हमें हानि देखने को मिलती है। नेक्स्ट है मानव स्वास्थ्य पर असर। अब देखिए, वैश्विक प्रभाव होता है, ठीक है, कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, ठीक है, उसके अलावा ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है, कई जगह पे बारिश आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा जो जलवायु परिवर्तन है उसके वजह से क्या होता है, हमारी जो एयर है, हवा है, ठीक है, जो वायु है वो भी दूषित होनी शुरू हो गई है। पानी जो है वो समुद्र का अम्लीकरण अभी आपने पढ़ा, ठीक है, समुद्र का पानी तो हम घूम फिर के हमारे घरों में भी आता है जो हम कंज्यूम करते हैं। तो उससे क्या होता है, मानव के स्वास्थ्य पर फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर गंदा पानी हम पिए, गंदी जो हवा है उसको हम सांस लेते हैं तो वही गंदी हवा हमारे शरीर में जाती है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा हमें इफेक्ट पड़ता है, जिस वजह से दमा जैसी बीमारियां हमें देखने को मिल रही है। तो मानव स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। उसके अलावा कई जगह पे जलवायु परिवर्तन की वजह से बारिश ही नहीं हो पा रही है, तो क्या हो रहा है, सूखा पड़ जाता है। तो ये बहुत सारे हमने रीजंस देख लिए कि जो वैश्विक प्रभाव किस तरीके से पड़ रहे हैं जलवायु परिवर्तन की वजह से। तो अब हम देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किस तरीके के समझौते किए गए हैं जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई समझौते किए गए हैं, जिसमें पहला है पेरिस समझौता। ये एक कानूनी रूप से बाध्य अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस समझौते में सभी देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपने उत्सर्जन को कम करने और मिलकर काम करने का वादा किया है। इस समझौते के तहत देशों को अपने लक्ष्य को हासिल करने में कितनी सफलता मिल रही है, इसकी जो रिपोर्टिंग है वो वार्षिक तौर पर पेश की जाती है। पेरिस समझौते का मकसद इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस तक कम रखना है। ठीक है, तो देखिए, पेरिस समझौता पेरिस में किया गया था, इस वजह से मे बी इसका जो नाम है वो पेरिस समझौता पड़ा है। उसके अलावा ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें देशों के बीच में मिलकर ये वादा किया गया था कि हम अपने देश में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके अलावा जो हानिकारक गैसें हैं उनका उत्सर्जन हम कम करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि कम से कम उनका उत्सर्जन हो, और उसके अलावा हम इस मुद्दे पर मिलकर काम करेंगे। और इसमें क्या होता था, वार्षिक रूप से एक रिपोर्ट पेश की जाती थी कि किस देश ने कितना अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है। और इस पेरिस समझौते का क्या मकसद था कि इस सदी के अंतर्गत रहते हुए ही जो तापमान वृद्धि है उसको 2 डिग्री सेल्सियस तक ये लोग कम करना चाहते थे। तो ये था पेरिस समझौता। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल। ये अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन कटौती समझौता 11 दिसंबर 1997 में क्योटो, जो कि जापान में स्थित है, जापान में पार्टी के तीसरे सम्मेलन में अपनाया गया था, लेकिन यह फरवरी 2005 तक लागू नहीं हुआ था। इसका लक्ष्य 2008 और 2012 के बीच किसी समय 6 ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 के स्तर की तुलना में 5.2% कम करना था। सबसे विकसित देशों द्वारा उत्सर्जन को रोकने के लिए विभिन्न पहलुओं की शुरुआत की गई थी। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो जो होना था, जो इसका मतलब जो एक लक्ष्य सेट किया गया था कि हमें ये प्रोटोकॉल लागू करना है, वो 1997 में कर लिया गया था, बट फरवरी 2005 तक इसको लागू नहीं किया गया था। इनका मेन मकसद क्या था इस प्रोटोकॉल को लागू करने का, कि 2008 से 2012 के बीच में ये लोग 6 ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को
1990 के मुकाबले में 5.2% तक कम करना चाहते थे। ठीक है, ये इनका मकसद था। नेक्स्ट है हमारे जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, जिसको हम IPCC कहते हैं इन शॉर्ट। इसका उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन, इसके प्रभाव और भविष्य के संभावित जोखिमों के साथ साथ अनुकूल तथा जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु नीतियों का निर्माण को रणनीति बनाने के लिए नियमित वैज्ञानिक आंकलन प्रदान करना। यानी कि बेसिकली जो ये IPCC था, इनका उद्देश्य ये था कि जो भी जलवायु परिवर्तन की वजह से हमें जोखिम हो रहे हैं, ठीक है, और जो आने वाले टाइम में हमें इस चीज़ का पता है कि इस तरीके के हमें जोखिम सहने पड़ेंगे, तो उससे निपटने के लिए ना आज के टाइम से इन लोगों ने नीतियाँ बनानी शुरू कर दी थी, ताकि आने वाले टाइम पर उनको वो सारी प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े या किसी भी तरीके से उन प्रॉब्लम्स को कम किया जा सके। ठीक है, IPCC आंकलन सभी स्तर पर सरकारी और वैज्ञानिक सूचनाएं प्रदान करता था। यानी कि IPCC जो था वो क्या करता था, जो वैज्ञानिक तौर पर ना ये सारी की सारी सूचनाएं प्रदान करता था, और जो इसका इस्तेमाल किया जाता था, इन सूचनाओं का इस्तेमाल किया जाता था जलवायु के प्रति उदार नीति विकसित करने के लिए किया जाता था। यानी कि जो रिपोर्ट IPCC पेश करता था, उन रिपोर्ट को स्टडी करके ऐसी नीतियां बनाने का प्रयास किया जाता था ताकि आने वाले फ्यूचर में और आज के टाइम की जो बाधाएं हम फेस करें जलवायु परिवर्तन की वजह से, उनको कम किया जा सके। अब हम देखेंगे भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास, यानी कि जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इतने ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं तो भारत ने क्या प्रयास किया जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा NAPCC यानी कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंजेस बनाया गया। इसके अलावा 32 राज्य संघ राष्ट्र क्षेत्रों द्वारा SAPCC यानी कि स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज बनाए गए। इसके अंदर क्या होता था, नेशनल में भी और स्टेट में भी, कि ये लोग कुछ नीतियां बनाते थे जिससे हम अपने क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सके और आने वाले जोखिम हमें ना हो। यानी कि सेम चीज़ जो अभी हमने देखी थी, वही सेम चीज़ नेशनल और स्टेट लेवल पर भी ये लोग करना चाहते थे। मतलब नीतियाँ बनाते थे, रिपोर्ट्स को रिप्रेजेंट करते थे, फिर उन रिपोर्ट्स को स्टडी करके और बेहतर नीतियाँ बनाने की कोशिश करते थे। इसके अतिरिक्त भारत सरकार पर्यावरण दृष्टि से कमज़ोर जो क्षेत्र थे उनके लिए कुछ ऐसे कार्य करता था। एक संपर्वित राष्ट्रीय अनुकूल कोष भी लगाए गए थे, लागू किए गए थे। यानी कि भारत सरकार अगर समझती थी कि हाँ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि इतने ज़्यादा आर्थिक रूप से स्ट्रांग नहीं है, जो पर्यावरण के मामले में वो कुछ भी अपना मतलब कुछ प्रयास कर सकें, कुछ नया कर सकें, तो उनके लिए क्या किया गया था, NAF लागू किया गया था, जिसका मतलब था नेशनल एडेप्शन फंड। तो इसके अंदर क्या किया जाता था, कुछ फंड प्रोवाइड कराया जाता था ताकि वो लोग भी अपने देश में कुछ ना कुछ कर सकें, ताकि जो जलवायु परिवर्तन है उसको कम करने का प्रयास किया जा सके। तो देखिए भारत ने क्या किया था, नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी बहुत सारे प्रयास किए थे ताकि जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके। अब हम एक कंक्लूजन के हिसाब से देख लेते हैं कि बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल पर क्या क्या प्रयास किए गए थे जिससे जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सके। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की क्षमता के अनुसार उन्हें कुछ जिम्मेदारियां दी गई थी। यानी कि इसका ये मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस चीज़ का आंकलन किया जाता था कि कौन सा देश कितना सक्षम है अपने देश की जलवायु को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता था, अब देखिए हर एक देश विकसित नहीं होगा, हर एक देश विकासशील नहीं होगा और हर एक देश विकासहीन नहीं होगा। तो अब ये देखा जाता है कौन सा देश विकासशील है, कौन सा देश विकासहीन है और कौन सा देश विकसित है। तो उसके अकॉर्डिंग हर एक देश को ये बताया जाता है कि आप अपने देश में इतने टाइम में इतना लेवल का जो जलवायु परिवर्तन है उसको इस तरीके से कंट्रोल करना। मीन्स बहुत सारी संधियाँ बनाई गई, बहुत सारे ऐसे चीज़ें और नीतियाँ बनाई गई थी जिसके अनुसार प्रत्येक देश को कुछ कुछ कार्य किए गए थे, कुछ चीज़ें शॉर्टलिस्टेड की गई थी कि आप ये काम कीजिए, इससे आपके देश को फ़ायदा हो, और आप ये काम मत कीजिए क्योंकि ये आपके जलवायु के लिए हानिकारक है। तो इस तरीके से काम किया गया था। नेक्स्ट है नवकरणीय ऊर्जा स्रोत, यानी कि ऐसे ऊर्जा स्रोत का इस्तेमाल करने के लिए
कहा गया था जिनको जनरेट करना इजी हो, जैसे कि पेट्रोल है। पेट्रोल कैसा स्रोत है, इसको जनरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये खुद बनता है, ठीक है, और इसको बनने में ना सालों लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा हज़ारों साल लग जाते हैं। तो इसके अतिरिक्त क्या किया गया, ऐसे ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया जो कि हम कुछ दिनों में या कुछ महीनों में हम उसको दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा ये कहा गया कि हमें प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना चाहिए जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। प्रत्यक्ष देश या अंतर्राष्ट्रीय शक्ति द्वारा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए थे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्र जो थे, यानी कि हर एक देश के द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति द्वारा प्रयास किए गए थे बहुत सारे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी और राष्ट्रीय लेवल पर भी जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके। उसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को जोड़ दिया गया था, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस को ये बोला गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसका यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये इको फ्रेंडली है। तो इसी के साथ हमारा जो यूनिट नंबर 3 है यह हमने कम्प्लीटली कवर कर लिया है। अब पोल साइंस माइनर का भी हमारा एक लास्ट यूनिट बचा है जो कि हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उनका भी एग्जाम बहुत अच्छा जाए। उसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।